हम दोनों तालाब के दोनों सिरों से चाबी ढूंढने के लिए जाएंगे। जैसे ही पहला तालाब में घुसेगा, सारे मगरमच्छ उसी की ओर जाने लगेंगे और पीछे की ओर से दूसरा तालाब से चाबी निकाल लेगा। राजू, यह काम मैं कर लूंगा। चेतन, तू क्यों? मैं करूंगा। राजू, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। चेतन, इसमें बड़े और छोटे की क्या बात है? मैं ही आगे जाऊंगा और तुम पीछे से चाबी निकाल लेना। इसके बाद राजू और चेतन दोनों अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। चेतन के काफी जिद करने पर भी राजू नहीं मानता और वह सबसे पहले तालाब में कूद जाता है। तालाब में कूदते ही सारे मगरमच्छ कमल के फूल में बदल जाते हैं। चेतन, यह क्या? तालाब के सारे मगरमच्छ कहाँ गए? ये सारे तो कमल का फूल बन गए। तभी तालाब के बीचों बीच एक तेज रोशनी होती है और उसमें से एक देवी प्रकट होती है। राजू, ये देवी कौन है? चेतन, कुछ समझ नहीं आ रहा। मगरमच्छ कमल का फूल बन गए और तालाब में से देवी प्रकट हो रही है। आखिर यह सब हो क्या रहा है? राजू और चेतन की दुविधा देखकर देवी बोलती है, मैं इस तालाब की देवी हूँ और इस तालाब की रक्षा करती हूँ। मैं ही मगरमच्छ बनकर तालाब की रक्षा कर रही थी, मगर तुम्हारे मन की सच्चाई और एक दूसरे के लिए अपार प्रेम देखकर तुम्हारे सारे रास्ते खोल दिए। अब तुम्हें कोई विपत्ति नहीं आएगी। तुम आसानी से इस तालाब में से खजाने की चाबी ले सकते हो। इतना कहकर तालाब की देवी गायब हो जाती है। राजू और चेतन तालाब में चाबी ढूंढने के लिए टूट पड़ते हैं और गुफा की चाबी ले आते हैं। वे दोनों चाबी को गुफा के ताले पर लगाते हैं और गुफा के दरवाजे को खोल देते हैं। जैसे ही वह दोनों गुफा में अंदर घुसते हैं तो चमगादड़ों का एक झुंड आता है और चेतन को उठा ले जाता है। राजू, अरे बेवकूफ हो क्या? इसको क्यों उठाकर ले जा रहे हो? इसको तो यही छोड़ जाओ। उनमें से चमगादड़ की रानी बोलती है, मैं तुम्हारे इस दोस्त को छोड़ दूंगी। अगर तुम इस छोटी गुफा के ताले को खोलने में कामयाब हो गए तो। राजू, पर यह खुलेगा कैसे? चमगादड़ की रानी, इसकी चाबी यहीं पर है। राजू जल्दी जल्दी उस चाबी को अपने आसपास ढूंढना शुरू कर देता है, मगर उसे चाबी नहीं मिलती। थककर वह एक पुतले पर हाथ रखकर बैठ जाता है। राजू के हाथ रखते ही यह पुतला घूम जाता है और छोटी गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। राजू, अरे तो यहाँ थी इस छोटी गुफा की चाबी। मैं तो जाने कहाँ कहाँ ढूंढ चुका हूँ। तभी चमगादड़नी आती है और चेतन को ऊपर से ही छोड़ देती है। चेतन बेचारा जमीन पर गिरकर अपनी कमर सहलाता हुआ खड़ा होता है। अब वह दोनों गुफा में और आगे बढ़ते हैं। तभी उन दोनों का पैर फिसलता है और वह गड्ढे में गिरते हैं। वह खड्डा किसी रहस्यमयी रास्ते की ओर जा रहा था। दोनों उस ओर चल देते हैं। वहां उन्हें एक नदी दिखाई देती है। राजू, नक्शे के मुताबिक तो हम सही दिशा में जा रहे हैं, पर इस नदी को पार कैसे किया जाए? यहाँ तो कोई नाव भी नहीं दिख रही। चेतन, हमें इस नदी को तैरकर पार करना होगा, क्योंकि खजाने तक पहुँचने के लिए हमें नदी और इस नक्शे को पार करना होगा। यह देखो, नक्शे में भी यही लिखा हुआ है। राजू और चेतन नदी में कूद जाते हैं और तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें एक छोटा रास्ता दिखाई देता है जो एक खुफिया रास्ता होता है। चेतन, अब यहाँ आ तो गए हैं, पर ऐसा ना हो कि बाहर के लोगों को हमारे बारे में पता ही ना चले। ये अजीबोगरीब रास्ते हैं। इन रास्तों में आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन पीछे लौटने का कोई भरोसा नहीं। राजू, अभी हमारे लिए खजाना ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें आगे बढ़ना ही होगा। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद राजू और चेतन फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें रास्ते के ठीक सामने एक बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। राजू, चेतन देख, यह मूर्ति सोने से लदी हुई है और कितनी बड़ी भी है ना? चेतन, हाँ हाँ, सही कहा भाई। बहुत सारा सोना, चांदी और अशर्फियां, खजाने की तो पूरी तिजोरी है इसके हाथों में। राजू उस खजाने के बक्से को उठाता है। जैसे ही राजू उस बक्से को उठाता है, गुफा के अंदर पत्थरों का गिरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये पत्थर आकार में बड़े होते जाते हैं। राजू, चेतन, लगता है जैसे ही इस बक्से को उठाया है, इस गुफा में पत्थरों की बारिश होना शुरू हो चुकी है।
चल निकलते हैं यहाँ से। चेतन, हाँ हाँ चल। दोनों भागते भागते उस गुफा से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे दोनों गुफा से बाहर आते हैं, गुफा देखते ही देखते मिट्टी और पत्थरों का ढेर बन जाती है। वे दोनों खजाने के बक्से को पाकर बहुत खुश होते हैं। राजू, अब तक हम किराए के मकान में रहते थे, लेकिन अब हमें अपना मकान लेने से कोई नहीं रोक सकता। चेतन, हाँ हाँ सही कहा तुमने। इससे तो अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हम किराए के मकान में रहेंगे नहीं, बल्कि अपने मकान में किराएदारों को रखेंगे। राजू और चेतन उस सोने को बेचकर एक अच्छी सी गाड़ी और एक बड़ा बंगला खरीदते हैं। वे दोनों अब काफी अमीर हो जाते हैं। वे इस बात का किसी को पता नहीं चलने देते और ऐसे लोगों की मदद करते हैं